Hello friends, welcome to DCS Learning. Now in this video we will discuss about various questions from NCERT, and that is from fundamentals of polity, which will be the test number 1. So test number 1 for polity. So let's start. See, the pattern will be, you will see the question, you will attend this answer in a pen and paper. You take a pen and paper, okay, and answer that there. उधर आपको आंसर करना है पेन पेपर लेके, और उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि वन, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है मान लीजिए, तो आप ऐसे, आपको सी लगा तो आप वन, क्वेश्चन नंबर 1 देके आप ऐसे सी लिख देंगे। अगर मान लीजिए आंसर डी होता है तो इसको काट के आप डी लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि आप कितना करेक्ट करते हैं, कितना रॉन्ग करते हैं, इसका एक्यूरेसी आपको पता चल जाए। करेक्ट होगा तो उसको आप करेक्ट देंगे, गलत होगा तो उसको गलत देंगे। तो इसमें आपका एक्यूरेसी पता चल जाएगा आपको, और कितना मेहनत करना है वो सब आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट का पावर बाय मीन्स ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन दोनों में से कौन सा सही है? 1 सही है, 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर, कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, बहुत सारे वे में लिमिट करते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट। मतलब सिर्फ राइट टू स्पीच ही लिमिट नहीं करता, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट का पावर को लिमिट करता है। क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है या फिर हैम्पर होता है तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, एंड दैट इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। डिफरेंट रीट्स इशू कर सकते हैं, जैसे ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफरेंट रीट्स इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 62 और आर्टिकल 226। 62 कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226। तो फंडामेंटल राइट इज गिवन टू ऑल ऑफ अस दैट possess as citizen who is no government can violate. Citizen will be protected from being arrested arbitrarily for no reason, and this is one of the basic limitation upon the power of government. And the constitutional remedy here, right to fundamental speech and expression, has established media as the fourth pillar of democracy and ensured a check on the government. तो ये फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का 3 पिलर कौन सा होते हैं? 3 मेन पिलर। देखिए डेमोक्रेसी का 3 पिलर होते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, LEJ, ऐसे बेटर रहेगा आपका, जैसे आपको मतलब अच्छा लगता है याद रख सकते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये 3 पिलर है। चौथा पिलर आपका मीडिया होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे, दोनों का यूज करके यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट का पावर को। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कंसिडर द फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट एंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट गारंटीड होता है क्या? नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय जुडिशियरी इफ दे वायोलेट द फंडामेंटल राइट। तीसरा, फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट इन नेचर। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बोला है? आपको ये कीवर्ड अच्छे से देखना है। करेक्ट नहीं बोला है, इनकरेक्ट बोला है। करेक्ट बोल के आप टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं पहले बताने से पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट का सारे के सारे कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप आंसर कर सकते हैं। फिर भी आप आंसर को अटेंड कीजिए, जब मैं आंसर बोलूँगा तो आप उसको मिला सकते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, एंड आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंदर आता है। देखिए फंडामेंटल राइट को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक, सारे के सारे फंडामेंटल राइट को याद रखने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल किया है, जिसका लिंक, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप मस्ट देखिए, ताकि आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट आसान से, मतलब 2 सेकेंड में आप पूरा मतलब आपका याद आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, एग्जाम में अगर बैठे हैं तो 2 सेकेंड में पूरा का पूरा ट्रिक आपका याद आ जाएगा, और आप 1 मिनट के अंदर आंसर आराम से 30 सेकंड के अंदर आप आंसर को कर सकते हैं। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है फंडामेंटल राइट का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखिए। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है? गारंटीड करता है,
और उसको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को। नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन वायोलेट इट, नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन मैनर दैट वायोलेट देम, कोई वायोलेट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन हो, that can be illegal by the judiciary if these violate the fundamental right or restrict them in an unreasonable manner। अनरीजनेबल मैनर में कोई भी चीज़ है तो उसको जुडिशियरी जो है वो इलीगल करार कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और लिमिटेड राइट्स, अनलिमिटेड राइट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको राइट मतलब सबको यहाँ पे सबका फंडामेंटल राइट की पब्लिक प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं रोड पे और बहुत बड़ा सा इतना बड़ा रॉड लेके आप जाएंगे पूरा रास्ता कवर करके, तो उन सब चीज़ों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कोई गलत सलत नहीं बोलेगा या फिर अपना राइट का जो ओवर यूज़ करके खराब वे में यूज़ ना करे, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। और इमरजेंसी के टाइम में भी कुछ कुछ राइट जो हैं वो गवर्नमेंट एबोलिश भी कर सकते हैं टेम्पोररीली। तो उसको हम लोग तो बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या राइट्स फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम में एबोलिश कर सकते हैं टेम्पोररीली। अब आगे देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल राइट, कितने टाइप का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए भी आपको ट्रिक मिल जाएगा, सारे का सारे ट्रिक का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी डिफरेंट वीडियोज़ को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट आप देख सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया था अपने चैनल पे, अगर आप नए हैं तो उनको देख सकते हैं। ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच फ्रेंड्स इमोशनल एज वेल एज राइजिंग मूवमेंट्स कैन बी रेस्पेक्टेड। अभी तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी 6 कैटेगरी का फंडामेंटल राइट है, इसलिए इन 6 को लेके मैंने एक ट्रिक बनाया। और इन सबको जितने भी पूरा 12 से लेके 35 तक हर एक फंडामेंटल राइट के लिए ट्रिक आपको मिल जाएगा। तो राइट टू इक्वलिटी पहले है, ई से राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, देन एफ से आपका ईच फ्रेंड, मैंने बोला ना ईच फ्रेंड, इमोशनल से एक्सप्लॉयटेशन, राइजिंग से आपका रिलीजियन, कैन से कल्चरल, रेस्पेक्टेड से रेमेडीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी जो है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन 23 एंड 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक के अंदर आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 के बीच में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। हाउएवर द right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A and it is part 12 of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. तो 44th Constitution Amendment Act में इसको हटा दिया गया 1978 को। तो 300 आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में आप अभी एक लीगल राइट की तरह राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया है। अब हम लोग ऑर्डिनरी राइट जो होता है और वर्सेस फंडामेंटल राइट उसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए ऑर्डिनरी राइट जो होता है दे आर लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ, ऑर्डिनरी लॉ से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट आर गारंटीड, प्रोटेक्ट एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डिनरी लॉ तो प्रोटेक्ट करता है ऑर्डिनरी लीगल राइट को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को। प्रावधान है उसके लिए बहुत सारे, कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी राइट में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर चाहेंगे तो ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग से वो ऑर्डिनरी राइट को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट के में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही ये किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत ईजी नहीं होता है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है दोनों सेशन से, तो ये इतना आसान नहीं होता। नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता। जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट फ्रॉम वायोलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी इसको प्रोटेक्ट करता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है consider the following statements regarding the power of Supreme Court under this appellate jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट का appellate jurisdiction के अनुसार आपको पावर लिखना है। देखिए क्वेश्चन में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, स्टेट पीसेस में हाई कोर्ट वर्सेस
सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है और ऐसे डिफरेंट पावर कंपैरिजन भी आता है, तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बोला है। नाउ अंडर इट सुप्रीम कोर्ट कैन रिकंसिडर द केसेस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट एंड ए पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। इन स्टेटमेंट का आंसर करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बोला, सेकंड आंसर का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी है, मतलब यहाँ पे 3 ओनली इनकरेक्ट है, एब्सोल्यूट नहीं होता ये एब्सोल्यूट नहीं होता। यहाँ पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हैं, ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है वो गलत है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुट किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम उसका जो आंसर को डिस्कस करेंगे। देखिए कंसेप्ट ये है कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानते हैं। एपिलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट। तो वो खुद का केस को रिकंसिडर कर सकते हैं। इफ कोर्ट थिंक्स दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, देन सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो गिव ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस इन्वॉल्व। अगर हाई कोर्ट में मान लीजिए कुछ गलत ऑर्डर दे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको फिर से देख के एक नया इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाल सकते हैं। द हाई कोर्ट्स टू have appellate jurisdiction over the decision given by court below। तो हाई कोर्ट का भी कुछ appellate jurisdiction होता है over the decision given by the court below। तो ये कर सकता है, हाई कोर्ट भी ऐसे ही अपने नीचे का कोर्ट को देख सकता है ऐसे उसका appellate jurisdiction के अंदर। Now a person can appeal to the Supreme Court against the decision of High Court, ये भी सही है। However, High Court must certify that केस इज फिट फॉर अपील एंड दैट इज टू से दैट इज इन्वॉल्व अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर होगा तो वो तब जाके है सुप्रीम कोर्ट में आप ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट ये भी बता सकता है, सर्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीगल इशू को वो चेंज रिकंसिडर कर सकता है और एक आदमी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो दोनों सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इट इज रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला यहाँ पे है कि इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन। सही है क्या? आप जानते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, इफ इट इज इन्वॉल्व दैट ए मेंबर हैज डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूजेस द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द ऑथोरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन केस ऑफ रिलेटेड टू डिफेक्शन। देखिए आप आराम से जानते हैं आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए पहले पार्लियामेंट के बारे में जानिए। ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 मतलब 122 तक पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिस, प्रोसीजर, प्रिविलेज सब कुछ बोला गया है। और वहाँ पे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोला गया था, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। अगर वो मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नाउ इट इज मेड चेंजेस इन 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिला। एडेड टू ए न्यू शेड्यूल, दैट इज 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस एक्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 4 आर्टिकल यहाँ पे चेंजेस हुआ और एक न्यू शेड्यूल भी ऐड हुआ। लेटर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में वन चेंज हमको देखने के लिए मिला इन द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। इट ओमिटेड एन एक्सेप्शनल प्रोविजन, जो एक एक्सेप्शनल प्रोविजन था उसको ओमिट कर दिया गया, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट। स्प्लिट के टाइम में डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। अगर स्प्लिट करते हैं तो वो अलग बात है, कुछ मेंबर अगर स्प्लिट कर जाते हैं तो वो अलग बात है, पार्टी स्प्लिट, वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो एक्सेप्शन था उसको हटा दिया गया। नाउ तो अभी देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का एक्सेप्शन है या फिर प्रोविजन है, हम उसको डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि 10th शेड्यूल या फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या है। नाउ 10th शेड्यूल कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो देखिए एक मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हाउस को अगर बिलोंग करता है, एनी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दे। इफ़ ही वोट्स और एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, अगर उसको बोला गया कि आपको यहाँ पे वोट करना है, अगर वो वोट नहीं करता है या फिर उल्टा वोट करता है तो भी उसके खिलाफ होगा। ओके, बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टीज विथ
15 डेज, तो 15 डेज के अंदर वो अगर अपना चेंज नहीं करता है तो नहीं मानता है, अगर प्रायर परमिशन नहीं लिया है 15 डेज से तो यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक और बार इसका आप देख सकते हैं, इफ यू वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस contrary to any direction issued by his political party without obtaining the prior permission of such party and such act has been condoned by the party within 15 days। 15 डेज के प्रायर परमिशन नहीं लिया या फिर 15 डेज के अंदर यहाँ पे आपका उसको अगर नहीं मानता है या फिर पार्टी उसको स्वीकार नहीं करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। फ्रॉम द अबव प्रोविजन इट इज क्लियर दैट ए मेंबर इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकट शुड कंटिन्यू इन द पार्टी एंड ओबे द पार्टी डायरेक्शन। पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं उसके खिलाफ कैसे एंटी होता है उसको भी देखिए कोई इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस इलेक्टेड विदाउट बीइंग सेट अप एज ए कैंडिडेट और एनी पॉलिटिकल पार्टी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। इसको आप याद रख सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। Nominated member of a house becomes disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes the seat in the house. This means that he may join any political party within 6 months of taking his seat in house without inviting this disqualification। 6 महीने के अंदर अगर ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। Now if it is proved that a member has defected then such a member loses membership of the house। तो अगर वो डिफेक्टेड है मतलब उसके खिलाफ डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन पास होता है तो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन को आप देख लेते हैं। द अबव डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग 2 केसेस। 2 केसेस पे ये अप्लाई नहीं होता। इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विथ अनदर पार्टी तो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। जिस टाइम में मर्जर हो रहा है वो पार्टी से चला जाएगा तो ए मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द पार्टी एग्रीड टू सच मेंबर। 2/3 ऑफ मेंबर अगर एग्रीड करते हैं और तब मर्जर होता है तो वहाँ पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इफ ए मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरी गिव ऑफ हिज मेंबरशिप फ्रॉम हिज पार्टी तो उनका भी यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। जैसे अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो चेयरमैन और राज्यसभा हैं वो बीजेपी का पार्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के बाद उनको पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं होता तो वही उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। नाउ द एग्जाम्पशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन व्यू ऑफ डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस। 10th schedule pertaining to an exception from disqualification in case of split by 1/3 member of the lesser party has been deleted। तो इसको डिलीट कर दिया गया। It means that defector have no more protection on ground of split। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि स्प्लिट होगा तो डिफेक्शन नहीं होगा, नहीं स्प्लिट होगा तो भी डिफेक्शन होगा। पहले ऐसा नहीं था, स्प्लिट के केस में डिफेक्शन नहीं होता था, लेकिन स्प्लिट होगा तो भी पार्टी से स्प्लिट करते हैं या कुछ मेंबर मान लीजिए 10 मेंबर्स पार्टी से अलग हो जाते हैं या 50 मेंबर पार्टी से अलग होकर दूसरा पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो उनका जो है वो डिफेक्शन उनके खिलाफ भी एंटी डिफेक्शन लॉ जाता है। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस होगा राज्यसभा का। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ओरिजिनली the act provided that the decision of presiding officer is final and cannot be questioned in any court। कियोतो हलवान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट सीक्स टू टेक अवे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो वहाँ पे कियोतो हलवान केस में ऐसा बोला गया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये पावर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पावर दे दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसने बोला, फिर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो है वो फाइनल होता है। तो अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो दिस इज द मीन्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका होगा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब यहाँ पे सब स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि एब्सेंट रहता है तो भी डिफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिफेक्टेड होगा तो मेंबरशिप लॉस करता है एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर फाइनल यहाँ पे होते हैं। तो ये सब जो है सब सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। 5th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट। तो स्टैंडिंग कमिटी में यहाँ पे सब चीज़ होता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है? दैट कैन बी सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटी
एंड मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको आंसर करना है यहाँ पे कौन सा सही है, 1 और 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर 1 2 3। देखिए मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे जब डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटी एक सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए यहाँ पे कमिटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। दिस कमिटी प्ले अ वाइटल रोल इन नॉट मियरली इन लॉ मेकिंग बट ऑल्सो इन डे टू डे बिजनेस भी उनका काम हमको देखने के लिए मिलता है। नाउ ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमिटीज आर टू काइंड, एक स्टैंडिंग होता है और दूसरा एडहॉक होता है। फॉर्मर मतलब स्टैंडिंग कमेटी जो होता है वो परमानेंट होता है और एडहॉक जो होता है वो टेम्पोररी बेसिस पे होता है, कंटिन्यूसली चलता है। स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक जो है वो जब टास्क खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता है। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर, बिल्स दैट कम अप विद द हाउस रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो था वो सही है, यहाँ पे जो बोला था ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम स्टैंडिंग कमेटी कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी ऑफ स्टैंडिंग कमेटी होता है। एक फाइनेंशियल कमेटी, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा कमिटीज टू इंक्वायर, चौथा कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज रिलेटिंग डे टू डे बिजनेस, ओके डे टू डे बिजनेस एंड हाउस कीपिंग कमेटी। ये आपका 6 काइंड ऑफ कमेटी होता है। फाइनेंशियल कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स आते हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी टोटल 24 है। एडहॉक कमेटी मतलब इट कैन बी डिवाइडेड 2 टाइप, एक इंक्वायरी और दूसरा एडवाइजरी कमेटी हमको देखने के लिए मिलता है। Now, inquiry committees are constituted from time to time. Inquiry committee का constitution time से time होता है, either by the two house on a motion adopted in that behalf or by the speaker or chairman to inquire into and report on specific subject. For example, committee on the conduct of certain member during president's address, कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। ये जो कमेटी है इसके ऊपर क्या होता है, इंक्वायरी बिठा सकते हैं। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट होता है आइदर ऑफ द 2 हाउस में, एक मोशन उसके बिहाफ में अडॉप्ट किया जाता है बाय स्पीकर और चेयरमैन। तो एडवाइजरी कमेटी जो है दैट इंक्लूड सिलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी ऑन बिल्स विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल। किसी पर्टिकुलर बिल में यहाँ पे एडवाइज करने के लिए एडवाइजरी कमेटी रहता है, ज्वाइंट कमेटी सिलेक्ट हो सकता है। दिस कमेटी आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एडहॉक कमेटी in as much as they are concerned with the bill and the procedure to followed by them is laid down the rule of procedure and the direction by speaker and chairman। तो इसीलिए वो थोड़ा डिस्टिंग्विशेबल होता है क्योंकि रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलेगा और स्पीकर और चेयरमैन का डायरेक्शन से भी ये फॉलो होता है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देख लेते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन बी सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ discussing a particular bill like joint committee to discuss bill or for the purpose of investigating financial irregularity। तो इन सब के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पे एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। मेंबर ऑफ कमेटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउस, दोनों हाउस से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ज्वाइंट से आपको यही पता भी चलता है इजीली कि दोनों हाउस से आ सकते हैं। अब ना देखिए ये भी सेंटेंस सही है, पहला भी सेंटेंस करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि बोथ हाउस से आ सकते हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का पर्पस से भी बनाया जाता है। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी मैंने करेक्ट बोला जहाँ पे सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बजट, एक्सपेंडिचर, बिल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसे हम फटाफट से 100 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे तो भी इट्स नॉट मैंने ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के दे तो भी आप अटेंड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। ऐसे हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को और मैं कंपाइलेशन भी आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको मान लीजिए लेंदी वीडियोस पसंद नहीं है तो मैं 100 क्वेश्चन का मतलब पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जहाँ पे आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन का एक वीडियो सिर्फ 1 घंटा या फिर आधा घंटा में कोशिश करूँगा आपको डिस्कस करने के लिए, इजीली कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप कमेंट कीजिए आपको आधा घंटा 1 घंटा में पूरा वीडियो चाहिए या फिर ऐसे पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।